एवरीवन। आज से हम क्लास 6 एनसीईआरटी की पॉलिटी की क्लास लेने जा रहे हैं। पॉलिटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो हमारी राजनीति में भी पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्व है। तो आप चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, अगर आप क्लास 6 के भी स्टूडेंट हैं या फिर आप भारत के नागरिक हैं, तो पॉलिटी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पॉलिटी आना ही चाहिए। आपको अपने राइट्स मालूम होने चाहिए। तो पॉलिटी हमें हमारे राइट्स को बताती है। तो आइए क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी की क्लास का हम शुभारंभ करते हैं। इसकी विषय वस्तु आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं किताब कैसे इस्तेमाल करें। आगे है सरकार है। ये अध्याय 1 हमारा पहला लेसन है, विविधता की समझ। तो आइए हम इसी से बिना देरी किए लेसन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ना वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम अपनी इस सीरीज़ में 6 to 12 की सीरीज़ में एनसीईआरटी को कवर करते हैं। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसा साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इसीलिए हमारे लेसन का नाम भी है विविधता की समझ। तो हम विविधता की समझ करेंगे कि विविधता किस तरह से होती है। इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत विविधता में भी एकता है। यहाँ पे हर तरह के, हर धर्म जात के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मोहब्बत से रहते हैं। इसीलिए हमारा देश लाखों में एक है और विश्व गुरु है। आइए शुरू करते हैं। आपकी उम्र के तीन बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। क्योंकि ये क्लास 6 की बुक है, तो इसीलिए ये क्लास 6 के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा गया। ये देखिए बच्चों ने, क्लास 6 के बच्चों ने ये चित्र बनाया है। अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो आप भी बनाने की कोशिश करिए। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए। खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र इन तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो। जाहिर सी बात है कि जो हर लोग कोई भी कुछ बनाए वो डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विविधताएं हैं। हर शख्स की शक्ल अलग है, उसका ड्रेसअप अलग है। जितने भी लोग हैं सब अलग अलग हैं। भिन्नता है।
जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। आगे है, अपनी अध्यापिका की सहायता से ये पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? यहाँ पे ये पूछा गया है। अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो बाहर जाते समय मैं पहनना पसंद करती हूँ क्या? मैं घर में बात करती हूँ। किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ? मेरे पसंदीदा खेल या आप अगर भरेंगे और फिर उसके बाद 4-5 ग्रुप के लोग इकट्ठे कर रहे हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठे करें और सबसे बोलो कि ये भरे। फिर उसके बाद आप देखिए कि क्या आपके बच्चे या आपके सारे दोस्त एक जैसे चीज़ें पसंद करते हैं या सबका सेम है? बिल्कुल नहीं, सबकी पसंदें अलग होंगी, सबके रहन सहन अलग होंगे। तो इस खाने में जो चीज़ें फील होंगी वो सबके डिफरेंट होंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा। देखते हैं, क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं है। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब। कितने साथियों को आपकी जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? इनसे अब तक आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका, पर आप लगते तो बहुत बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। आगे है सब्जेक्ट। उसने पूछा कि सब्जेक्ट क्या होता है? उस बच्चे ने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है? वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेज़ी का ये शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ओह, ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। उसने मेरी साइकिल के गद्दे के अखबार अपने आप को नापा के बराबर अपने आप को नापा सॉरी अखबार नहीं, गद्दे के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही घर कर लेता हूँ। अब तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उससे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है।
उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। आपका नाम? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ है? हवा, पवन और पवन पुत्र। और पवन पुत्र कौन है जानते हो? जानते हो ना, हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसने छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था। मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। यहाँ पे समीर एक और समीर दो में 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? आप इसका उत्तर दीजिए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। ना उसके अगले दिन वह दिखा और ना आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। वोयली सोनगुप्ता की कहानी द लाइट चेंज पर आधारित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जहाँ समीर एक को अंग्रेज़ी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर दो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग है। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग हैं। उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर एक और समीर दो मनाते हो। समीर एक, समीर दो। 26 जनवरी दोनों मनाते हैं। 15 अगस्त दोनों मनाते हैं। गांधी जयंती दोनों मनाते हैं। ऐसे ही आप भी कुछ बताइए। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। आगे है। उदाहरण के लिए समीर एक ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर दो अखबार बेचता था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ये फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास है। इसीलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, ये लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। आगे देखते हैं। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज का अलग अलग समूहों में बांटा गया है। बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा करें। क्योंकि समीर दो जो था वो गरीब था, उसके पास शायद इतने पैसे नहीं थे, संसाधन नहीं था जिससे वो स्कूल ना जा सका हो। आपकी राय में क्या है? आप अपनी राय दें। अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है और आप बस वही बन सकती हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी
नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। आइए देखते हैं। जैसे समीर एक और समीर दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। सूची बनाइए कि भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाए हैं। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। तो आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक चिड़िया की कहानी लग रही है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे हैं और जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे हैं। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकाल कर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं, उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल दो ही रंग के कपड़े पहनते हो, लाल एवं सफ़ेद, एक तरह का खाना खाते हो, शायद आलू, समान रूप से केवल दो पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वो कैसी कहानियाँ लिख पाएंगे, आप सोच सकते हैं। भारत में विविधता कैसे है, आइए जानते हैं। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विविधता को कैसे समझें, आइए जानते हैं हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200-225 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज़, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थी, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज़ में, घोड़ों या ऊँट पर बैठकर जाते थे या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ जाते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह का अपना लेते थे और कुछ चीज़ें में वे पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती। अगर आप अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी
अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनकी भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते होंगे या रहते हैं। आइए भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। एटलस में भारत का नक्शा देखिए और उसमें ढूंढिए कि ये दोनों क्षेत्र लद्दाख तथा केरल कहाँ पर है। इन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थितियाँ वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय पेशे को कैसे प्रभावित करती हैं, उनकी सूची बनाइए। यहाँ पे आप लद्दाख को देख सकते हैं। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती थी और ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिसे पश्मीना ऊन मिलता है। आप देख सकते हैं कि पश्मीना ऊन या पश्मीना शाल बहुत खूबसूरत होती है और ये काफ़ी महंगी होती है। ये ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से उस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। आप कभी कश्मीर जाइए तो ये कश्मीरी शाल, पश्मीना शाल खरीद के ज़रूर लाइएगा। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है। रेगिस्तान होने का ये मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। आइए दूसरी कहानी देखते हैं केरल की कि केरल की क्या विविधता है और ये क्यों फेमस है। तो आइए, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। आप भारत के मैप में केरल को ढूंढिएगा। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण ये क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डिगामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल के जो
केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। नेक्स्ट है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम ये भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और उनने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदायों के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। विविधता में एकता। आइए जानते हैं कि भारत में विविधता के साथ साथ एकता कैसी है। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। हिंदू, मुसलमान सब ने मिलकर अंग्रेजों को विरोध किया। कई लाख मुसलमान सूली पे चढ़ गए। शहीद अशफाकुल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद जैसे बहादुर लोग देश के लिए मर मिटे। मुसलमानों ने देश के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानी दी है। जिस टाइम अंग्रेज़ भारत आए थे उस टाइम हिंदुस्तान पे मुसलमानों का ही शासन था और मुसलमानों से ही हुकूमत छीनी गई थी और इसलिए इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही हिस्सेदार थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों से लड़ने की ठानी तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लिया। यहाँ सब ने, हिंदू, मुस्लिम, बच्चे, औरतें, सब ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों से फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही भिन्न हों, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक थे। ये बात सच है और हमारा भारत इसी के लिए खूबसूरत कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब आपस में प्यार से रहते हैं। हाँ, कुछ राजनीति की वजह से मतभेद हो जाता है, लेकिन हम बुरे पहलू को ना देखकर सिर्फ अच्छे पहलुओं को ही, यहाँ पे कुछ एक पोयम लिखी गई है जो अंग्रेज़ों के और देश के बारे में लिखी गई है, जो अंग्रेज़ों से लोहा ले रहे थे। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। चुन चुन के फूल तोड़े मतलब यही है कि हमारे लोगों को चुन चुन के तोड़ा। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना, गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में हम, सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे प्यारों ना भूल जाना। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारे प्यारे ना भूल जाना।
कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। भारतीय जन नाट्य संघ में एक प्यारी सी कविता लिखी गई है, कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू को दिखाया गया है। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाल किले की प्राचीन से देश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो हमने गीत पढ़ा या कविता पढ़ी, ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी। अभी 13 अप्रैल को जलियांवाला हत्याकांड का 107वां दिवस था, स्मृति दिवस था। आपने देखा ही होगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस जनरल ने उन पे गोलियां चलवाई थी? आप उसके नाम कमेंट करिएगा। सभी इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, ऐसे कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। नेहरू वाकई में एक बहुत महान लीडर थे, महान पीएम थे। शायद ही उनके जैसा पीएम कोई आए। बिल्कुल सिंपल स्वभाव था उनका। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्लोज होता है। आगे है अभ्यास प्रश्न उत्तर, तो जिसको हम अलग से वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। इसका PYQ बनाएंगे या सॉल्व करेंगे। हमारी इकाई सेकंड है सरकार, जो कि हम कल इस क्लास को अटेंड करेंगे। तो फिर चलिए कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।